हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज फिजिक्स की पहली क्लास में आपका स्वागत है। तो आज इंटरमीडिएट की फिजिक्स का पहला दिन है। ठीक है, तो चलते हैं, पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर है जो कि आपके यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसे बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी आपकी यूनिट 1 है। तो स्थिर वैद्युतिकी क्या है? यानी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों पर स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है, उसे वैद्युत स्थितिकी कहते हैं। यानी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों पर स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है, उसे हम वैद्युत स्थितिकी कहते हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत आपका पहला चैप्टर है चैप्टर 1 वैद्युत आवेश व क्षेत्र। ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें हमें पहले पढ़ना है वैद्युत आवेश। ये वैद्युत आवेश क्या है? यानी कि किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को ही हम आवेश कहते हैं। किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को ही हम आवेश कहते हैं। ठीक है, तो वैद्युत आवेश से संबंधित कुछ जानकारी ले लेते हैं। वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज तो वैद्युत आवेश मैंने अभी बताया इसकी परिभाषा को कि किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को आवेश कहते हैं। तो हम बात कर रहे थे वैद्युत आवेश, यानी कि किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को ही हम आवेश कहते हैं। तो इस बात का एक खोज सर्वप्रथम थेल्स ने प्रयोग किए थे सन यानी कि 1600 ईसा पूर्व। वैज्ञानिक थेल्स ने वैद्युत आवेश से संबंधित कई प्रयोग किए, लेकिन वो उनकी व्याख्या पूरी नहीं कर सके। ठीक है, तो इसके बाद सन 1600 में वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट ने आवेश की खोज की। लेकिन बाद में जब वस्तुओं को आवेशित होने के बाद देखा गया तो कुछ वस्तुएं आपस में एक दूसरे को अट्रैक्टिव तथा कुछ रिपल्सन करती हैं, अर्थात कुछ वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं तथा कुछ वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। तो वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट ने आवेश की खोज सन 1600 में की थी, और इससे आगे फिर आवेश के जो प्रकार सन 1750 में डॉक्टर वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन
फ्रैंकलिन ने आवेश को दो प्रकार का बताया। यानी कि सन 1750 में डॉक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि आवेश दो प्रकार का होता है, अर्थात आवेश को दो भागों में बांट दिया, धनावेश और ऋणावेश। यानी कि डॉक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, इसको बताया। ऋणावेश को इंग्लिश में कहते हैं नेगेटिव चार्ज। यानी कि आवेश को कितने भागों में विभाजित किया फ्रैंकलिन ने? दो भागों में, धनावेशित और ऋणावेशित, जिसे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज भी कहते हैं। तो देखा कि जब तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन दान करती है उस पर धनावेश आता है, और तथा जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उस पर ऋण आवेश आता है। ठीक है, तो जब दो समान प्रकार की आवेशित वस्तुएं एक दूसरे के पास आती हैं तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, तथा विपरीत प्रकृति से आवेशित वस्तुएं एक दूसरे के समीप लाते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। अर्थात हम बात करें प्लस आवेशित वस्तुएं हों या निगेटिव आवेशित वस्तुओं को जो हम समीप लाते हैं तो इस कंडीशन में ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा एक प्लस और एक निगेटिव चार्ज या एक निगेटिव एक पॉजिटिव चार्ज को एक दूसरे के समीप लाते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यही बताया कि जब दो वस्तुएं एक ही प्रकृति से आवेशित होती हैं, चाहे तो वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। यदि एक वस्तु पॉजिटिव एक नेगेटिव है या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। ठीक है, तो यह आवेश से संबंधित बात बताई डॉक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अब चलो नोट कर लीजिए इसे। तो देखिए अब आवेश की मूल इकाई
इलेक्ट्रॉन ई होती है, जिसका मान 1.6 गुणा 10⁻⁻⁻19 कूलम होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, इसलिए इसे ऋणात्मक लिखा गया है, और आवेश का मात्रक होता है कूलम। ठीक है, तो आवेश की मूल इकाई इलेक्ट्रॉन होती है। इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। दुनिया में किसी वस्तु पर इससे छोटा आवेश नहीं होता। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। हमारी इस प्रकृति में किसी भी वस्तु पर सबसे छोटे आवेश का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि वस्तुओं पर धनावेश और ऋणावेश यानी कि आवेश दो प्रकार का होता है। तो उसे समझ लेते हैं। ये मान लीजिए नाभिक है, और ये पूरा परमाणु के और चारों ओर इलेक्ट्रॉन इसमें परिक्रमा कर रहे हैं। इसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। अब हमने देखा, मान लीजिए सोडियम परमाणु के लिए, सोडियम परमाणु होता है, इसका परमाणु क्रमांक 11 पर अणुभाग 23 होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 और प्रोटॉनों की संख्या भी 11 है। यानी कि ये जो संख्या होती है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या होती है। तो इस पर ऋणावेश होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन दोनों पर बराबर और विपरीत प्रकृति का आवेश होता है। इसी कारण स्वतंत्र अवस्था में परमाणु उदासीन होता है। और जैसे कि हम बात करें एक दूसरा परमाणु जिसका नाभिक में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा इसके चारों ओर परमाणु में इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते रहते हैं। तो यहां पर हम बात करें जैसे कि Cl35। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 17। तो यहां पर प्रोटॉन की संख्या भी 17 है और इलेक्ट्रॉन भी 17 है। इस पर पॉजिटिव चार्ज। जब इन दोनों को हम एक दूसरे के साथ रिएक्शन कराते हैं, संपर्क में लाते हैं, स्पर्श कराते हैं, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ ट्रांसफर हो जाता है। इस कारण यहां पर अब 10 इलेक्ट्रॉन और यहां पर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो देखा जाए अब यहां पर 11 प्रोटॉन हैं और 10 इलेक्ट्रॉन है। तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉनों को उदासीन कर देंगे। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन यानी कि एक प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहां पर हम बात करें, यहां 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन है। जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंचता है तो 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉनों को उदासीन कर देंगे। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर प्रोटॉन बचा था, यहां पर इलेक्ट्रॉन बचेगा, यानी कि माइनस आवेश। तो जब दो वस्तुएं को आपस में एक दूसरे से रगड़ते हैं तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन दान करती है उस पर प्रोटॉनों की संख्या अधिक होने के कारण धनावेश, तथा जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होने के कारण उस पर ऋणावेश आ जाता है। ठीक है, तो नोट कर लेंगे। चलो मिटा देते हैं।
बात करते हैं आवेश की स्थिति। पोजीशन ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश की स्थिति। तो दैनिक जीवन में प्रकृति में पाए जाने वाले आवेश की 3 स्थितियां होती हैं, ठीक है। नंबर 1 स्थिरावस्था, यानी कि आवेश किस अवस्था में हो? स्थिर अवस्था में, यानी कि रुका हुआ है। नंबर 2 नियत त्वरण से गतिमान, नंबर 3 अनियत त्वरण से गतिमान। ये वेरी इंपोर्टेंट है ये तीनों वाक्यांश। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि स्थिर आवेश होता है, नियत त्वरण से गतिमान आवेश होता है और अनियत त्वरण से गतिमान होता है। तो इन आवेश की स्थिति के कारण अलग अलग कंडीशन में अलग अलग क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। जैसे कि हम बात करें, जब आवेश स्थिरावस्था में होगा तब केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, केवल वैद्युत क्षेत्र। जब आवेश नियत तौर से गतिमान होगा तब वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। और जब आवेश अनियत तौर से गतिमान हो तब क्या उत्पन्न होता है? तो उसके लिए वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्पन्न होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्पन्न होती हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब आवेश स्थिर अवस्था में होता है तो उसके कारण क्या उत्पन्न होता है? तो केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। या जब यह आ जाए कि जब आवेश नियत तौर से गतिशील है तब क्या होगा? तब वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होंगे, ठीक है। और जब आवेश अनियत तौर से गतिमान हो तब वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्पन्न होती हैं। तो ये तीनों आवेश के भाग हैं और इन तीनों आवेश के भागों का हम पूरी फिजिक्स के अंतर्गत इंटरमीडिएट में अध्ययन करते हैं, ठीक है। यानी कि आपका जो फर्स्ट फिजिक्स का भाग है उसमें यही तीनों यूनिट मिलेंगी। ये आपकी स्थिर अवस्था है जिसे स्थिर वैद्युत की बोलते हैं, ये सेकंड यूनिट में मिलेगा, ये थर्ड यूनिट में मिलेगा, ठीक है। तो इसे नोट कर लेंगे। चलो मिटा देते हैं।
यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, जिससे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, तो चलते आगे। अब हम बात करते हैं आवेशन की विधियां। यानी कि मेथड ऑफ चार्जिंग, यानी कि आवेश कितनी विधियों से प्राप्त किया जाता है। तो आवेशन की भी 3 विधियां हैं। नंबर 1 घर्षण द्वारा, नंबर 2 चालन द्वारा, नंबर 3 प्रेरण द्वारा। यानी कि आवेश को 3 विधियों से उत्पन्न किया जाता है। यानी कि घर्षण द्वारा इसे बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रैक्शन, इसको बोलेंगे चार्जिंग बाय कंडक्टर, इसे बोलेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये आपकी 3 विधियां हैं। घर्षण द्वारा, तो जैसे कि अभी हमने आवेश की परिभाषा बताई कि जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने पर एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, तो इस प्रकार उत्पन्न आवेश की विधि घर्षण विधि कहलाती है। यानी कि 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर घर्षण के कारण ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं घर्षण विधि। ठीक है, जैसे कि हम बात करें अचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये कोई वस्तु है ए, ये दूसरी वस्तु है बी। जब इन दोनों को हम आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर जाते हैं। तो जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, उस पर ऋणावेश तथा जो वस्तु इलेक्ट्रॉन दान करती है उस पर धनावेश आ जाता है, यानी कि ऋणावेश। तो यहां पर पहले की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है और यहां पहले की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दान कर देगा तो पहले की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन कमी, और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो पहले की अपेक्षा अधिकता हो जाती है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो उस पर किस प्रकार का आवेश होगा, तो ऋणावेश। ठीक है, और किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उस पर कैसा आवेश होगा, धनावेश। ठीक है, तो ये होता है कब, जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तब। ठीक है, अब बात करते हैं चालन। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये वस्तु जैसे कि हम बात करते हैं, ये होती है अचालकों के बीच। अचालक या अचालक किसी भी पदार्थ के बीच हो सकती है ये घटना, अचालक। ठीक है, अचालक पदार्थों में। अब हम बात करें चालन द्वारा, तो ये
कंडक्टर, तो ये चालन द्वारा, ये चालकों की घटना है। यानी कि मान लीजिए एक कोई वस्तु है, ठीक है, इस पर विधि, ठीक है, ये चालक पदार्थों में होती है। अब बात करते हैं प्रेरण। तो यहां पर देखें प्रेरण क्या होता है, तो इसमें भी प्रेरण, तो देखो ये नाम से पढ़ा चार्जिंग बाय इंडक्शन, यानी कि प्रेरण, प्रेरित करना। जब किसी आवेशित वस्तु के समीप हम उदासीन वस्तु को रखते हैं तो वह भी आवेशित हो जाती है, तब यह घटना प्रेरण कहलाती है। जिसके हम बात करें, यानी कि एक कोई वस्तु है ये जिस पर प्लस आवेश है, आप ऋण आवेश भी ले सकते हैं, जरूरी है प्लस ही हो। ये स्टैंड पर रखी हुई है। अब इसके समीप एक अन्य वस्तु को रखा जाता है। तो देखो ये आवेशित वस्तु आपकी, जब किसी आवेशित वस्तु के समीप एक उदासीन वस्तु को रखा जाता है तो उस वस्तु पर भी आवेश आ जाता है। तो ये किस प्रकार आता है, जैसे कि ये वस्तु रखी है तो इस पर धन आवेश है, जब हम दूसरी वस्तु को इसके समीप लाकर रखेंगे तो ये धन आवेश इसके अंदर से ऋण आवेश अपनी सतह की ओर खींच लेगा। तो यानी कि जब किसी आवेशित वस्तु के समीप दूसरी वस्तु को रखते हैं तो वह वस्तु आवेशित हो जाती है, तब इस घटना को प्रेरण विधि कहते हैं। इस विधि में आवेश हमेशा विपरीत प्रकृति का समान मात्रा में उत्पन्न होता है। अब इस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है, तब ये भी आवेशित हो जाएगी। तो इस प्रकार आवेशन को ही कहते हैं हम प्रेरण विधि, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए, चलो नोट कर लेते हैं। चलिए, तो चलो इसे रफ कर देते हैं। अब है आवेश से संबंधित परिभाषाएं, से संबंधित परिभाषाएं। ठीक है, तो आवेश से संबंधित अभी कुछ परिभाषाएं हैं जिसकी हम बात करें। आवेशों के मध्य बल, नंबर 2 आवेश संरक्षण का नियम, चलो इन्हें समझ लेते हैं। तो जैसे कि दो आवेश एक दूसरे के समीप लाते हैं तो दोनों आवेश एक ही प्रकृति के होने पर
उनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है तथा जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के होते हैं तो उनके बीच आकर्षित बल लगता है, जिसके संबंध में वैद्युत बल का प्रयोग किया जाता है। और इस वैद्युत बल के लिए सूत्र वैज्ञानिक कूलॉम ने 1785 में दिया था, जिसका अध्ययन हम आगे चलकर करेंगे। ठीक है, तो बस हमें यहाँ पर इतना ध्यान रखना है कि आवेशों के मध्य जो बल कार्य करता है उसे हम वैद्युत बल कहते हैं। और ये वैद्युत बल दो प्रकार का होता है। ठीक है, यानी कि प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल। यानी कि जब दोनों आवेश समान प्रकृति के होते हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, और जब आवेश विपरीत प्रकृति के होते हैं तब उनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, अब है आवेश संरक्षण का नियम। यानी कि जैसे कि आपने विद्युत ऊर्जा का नियम पढ़ा है, वैसे ही आवेश संरक्षण का नियम है। अर्थात दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर से आवेश उत्पन्न होता है, तो इसके संबंध में आवेश संरक्षण का नियम इसी प्रकार है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, क्या है आवेश संरक्षण का नियम? आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर भेजा जा सकता है। इसे ही आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। अब नंबर 3 है आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता है आवेश की योज्यता नियम, बात एक ये। अब ये क्या होता है, तो हम बात करें कि कोई निकाय जिन कणों से मिलकर बना है तो उस निकाय का नेट आवेश यानी कि कुल आवेश उन कणों के अलग अलग आवेश के योगफल के बराबर होता है। जिसके हम बात करें ये कोई निकाय है, ये कोई कण है जिनसे ये मिलकर बना है। इसमें ऐसी काफी अन्य कण हैं। इस पर +Q1 -Q2 -Q3 +Q4 -Q5 इस तरह से आवेश दिए हुए हैं। ठीक है, तब इस संपूर्ण निकाय के आवेश की बात करें तो इस संपूर्ण निकाय के आवेश यानी कुल आवेश या नेट आवेश भी बोल सकते हैं। इस निकाय का यानी तो लिख लेंगे यहाँ पे निकाय का कुल आवेश यानी कि Q1 प्लस का तो प्लस का रहेगा, माइनस का Q2 माइनस का Q3 प्लस Q4 माइनस Q5 डॉट डॉट इसी तरीके से जितने कर दिए होंगे इस तरीके से निकाल सकते हैं। अर्थात नेट आवेश जो होगा वो टोटल आवेश के बराबर होगा। यानी कि आवेश की योज्यता नियम, कोई निकाय जिन कणों से मिलकर बना है तब उस निकाय का नेट आवेश उन कणों के आवेश के योगफल के बराबर होता है। यह धनात्मक आवेश है तो धन चिन्ह के साथ और ऋणात्मक आवेश है तो ऋण चिन्ह के साथ उसे योग कर लेते हैं। टोटल आवेश जो ज्ञात होगा वही इस निकाय का आवेश होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है आवेश से संबंधित कुछ बातें। आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, Q से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक कूलॉम जो कि विज्ञान का नाम है कूलॉम C।
होता है। तो इतनी बात ध्यान रखेंगे फिलहाल, ठीक है। तो ये थी आवेश की योज्यता नियम। अब हम बात करें नंबर 4, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण नियम। अब ये क्या कहता है, तो आपने क्वांटम संख्या केमिस्ट्री में पढ़ी होंगी, तो उसी के आधार पर ये आवेश का क्वांटीकरण नियम है कि प्रकृति में पाया जाने वाला आवेश, प्रकृति में, तो लिख देते हैं, प्रकृति में पाया जाने वाला आवेश इलेक्ट्रॉन ई का पूर्ण गुणज होता है। इसे ही आवेश का क्वांटीकरण नियम कहते हैं। यानी कि प्रकृति में पाया जाने वाला आवेश ई का पूर्ण गुणज होता है। यानी कि मान लीजिए, और माना किसी वस्तु पर n इलेक्ट्रॉन है, तब उस पर कुल आवेश Q बराबर प्लस माइनस NE, यानी कि जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन इंटू n मात्रक कूलों, जहां E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁰ कूलों। ठीक है, तो ध्यान रखना है, प्लस माइनस चिन्ह इसलिए आया है, यदि किसी वस्तु ने इलेक्ट्रॉन दान किए, उसके बाद जो शेष इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो दान करने वाली वस्तु पर धनावेश आएगा,